हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो यूट्यूब से देख सकते हैं। राइट, इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में या तो आए हुए हैं या फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। राइट, तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है 11th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं या जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, समय बचाने के लिए। तो ऑल ऑफ यू नो दैट कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है 2 टाइप का होता है, राइट ना, डीएनए एंड आरएनए। राइट, यहाँ पे इसमें मेन फोकस हमारा होगा डीएनए पे। तो डीएनए दैट इज 2' डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइट, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आप जानते हैं इसमें 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का जो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप से होता है, और इसमें से जो न्यूक्लियोसाइड होता है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम a nitrogenous base and a pentose sugar. Here the pentose sugar is deoxyribose sugar. Now, तो ये 4 टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसमें से है फर्स्ट डीऑक्सी एडिनालिक एसिड। इसमें जो आपका डीऑक्सी एडिनालिक एसिड, इसमें जो आपका नाइट्रोजनस बेस होगा वो एडेनिन होगा। ठीक है, राइट, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एडेनिन होगा। डीऑक्सी साइटिलिक एसिड, इसमें नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन होगा। डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, इसमें गुआनिन होगा। और डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड, इसमें जो आपका होगा थायमिन होगा। अगर ये आरएनए होता सपोज, ठीक है, अगर ये आरएनए होता तो डिफरेंसेस क्या क्या आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए में जो होता है थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो एक डिफरेंस यहाँ पे आता। और शुगर जो होता है आरएनए में डीऑक्सीराइबोस की जगह पे राइबोस शुगर होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंस आता। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और आपका फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। तो सिंपली ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। नाउ अगर हम अमाउंट की बात करें, ठीक है, कि डीएनए मैक्सिमम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के साथ। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं क्रोमेटिन के साथ न्यूक्लियस के अंदर। राइट, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीएनए, अब आप जानते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेन जो जेनेटिक मटेरियल है ये प्रेजेंट होता है इज अ न्यूक्लियोइड, या फिर आप किसी को बोलते हो जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड। इसके अलावा ये तो हमने बताया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीएनए, इसके अलावा भी डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है, तो प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। राइट, सेल से ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट तो नहीं होते। ठीक है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते, बट इनका फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि आप इनको सेमी ऑटोनॉमस कंसिडर कर सकते हो। राइट, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया का प्लास्टिड ग्रीन सेल्स में प्रेजेंट होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए अराउंड 1 to 5%, ठीक है, ऑफ टोटल डीएनए। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड में, ठीक है, प्लाज्मिड ये मेन डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेन डीएनए से अलग होता है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर ये इनका मेन डीएनए होता है। उसके अलावा प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट होता है, जो बैक्टीरिया को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे तो डीएनए दैट इज मेड ऑफ 2 एंटी-पैरेलल पॉली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चैन। ठीक है, एंड बोथ चैन आर हेल्ड टुगेदर, एक साथ जुड़े होते हैं दोनों चैन ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट ओके। अब ये चैन जो होते हैं प्लेक्टोनिमिकली कॉइल्ड होते हैं।
प्लेटोनेमिकली coiled around common axis, ठीक है, राइट। अब इस कॉइलिंग के कारण डीएनए में मेजर और माइनर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मेजर एंड माइनर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है कॉइलिंग के कारण। मेजर ग्रुप का डायमेंशन होता है 22 एंगस्ट्रॉम और माइनर ग्रुप का डायमेंशन होता है 12 एंगस्ट्रॉम। हम स्ट्रक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो, डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत फेमस मॉडल दिया गया था, ठीक है, फेमस मॉडल दिया गया था और वो मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल, राइट। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, एंड दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर, एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर और एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था विल्किंस, ऑस्टबरी एंड फ्रैंकलिन ने 1953 में, राइट। इसी के बेसिस पे वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, ठीक है, जो कि डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। तो बहुत सिंपल है, इसमें से कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये हमारे टाइम को बचाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। जैसे डबल हेलिक्स मॉडल में, तो जो डबल हेलिक्स मॉडल डिस्क्राइब किया था वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, तो ये जो डीएनए था आपका बीफ डीएनए था, राइट ना, इसको बोलते हैं बी डीएनए। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए है, राइट, बी डीएनए, दैट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए, ओके। तो हाँ, जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं, एक को मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, एक स्ट्रैंड को, और जो दूसरा स्ट्रैंड है मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 5 प्राइम डायरेक्शन है, तो ये इसके साथ में क्या होगा 3 प्राइम डायरेक्शन, और अगर ये ब्लैक वाले यहाँ पे 5 प्राइम डायरेक्शन है तो यहाँ पे एंड में ये 3 प्राइम डायरेक्शन होगा, और ये इसके रेड वाला यहाँ पे 3 प्राइम डायरेक्शन है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 5 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। ये जो होता है इस तरीके से, इसको बोला जाता है एंटी पैरेलल। मतलब इसमें एक स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रहा है, ठीक है, तो दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करता है, ठीक है। पैरेलल तो होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सिंपली इसमें हम लोग देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि ये 2 वायर आपको दिख रहा होगा, ये वायर एक वाइट कलर है और दूसरा क्या है रेड कलर। तो इसमें से सपोज ये जो रेड वाला है, ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। रेड वाला सपोज ये 3 प्राइम एंड होगा, तो ये जो व्हाइट वाला वायर है ये इसका 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। तो जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है। राइट हैंडेड कॉइल मतलब ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपस में कॉइल्ड होते हैं, इज इट ओके। अब कॉइल होने के बाद इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, राइट ना। तो जब मैं इसको 360 डिग्री रोटेट करता हूँ, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करता हूँ, ठीक है, 360 डिग्री, राइट, उसी को हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। ये जो होता है 360 डिग्री मैंने इसको रोटेट किया, तो इसे बोला जाता है 1 टर्न या फिर 1 टर्न ऑफ स्पाइरल बोल सकते हैं, या फिर पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस होता है 1 टर्न ऑफ, ये 360 डिग्री मैंने इसको कंप्लीट रोटेट किया, ठीक है। 360 डिग्री रोटेट करने पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। इसको आप नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है नैनोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में। तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है 3.4 नैनोमीटर। ऑल ऑफ यू नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर एंड नैनोमीटर दैट इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो सिंपल है, राइट। अब ये पिच ऑफ हेलिक्स या 1 टर्न ऑफ स्पाइरल में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बेस पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पूरे 1 टर्न में हमको 10 बेस पेयर मिलता है, ठीक है, 10 बेस पेयर, इज इट ओके। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमको टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे 20 न्यूक्लियोटाइड, 10 बेस पेयर या फिर 20 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस पेयर मतलब जोड़े में रहता है या फिर आप उसको 20 न्यूक्लियोटाइड कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा इस 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर मतलब दोनों बेस पेयर, ये जो 2 बेस पेयर हैं या 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप सिंपली मेजर कर सकते हो
4 एंगस्ट्रॉम आएगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। इज इट ओके? अब हम बात करते हैं डायमीटर की, ठीक है। तो जो डीएनए का जो डायमीटर होता है ये सॉरी ये वायर थोड़ा फंस रहा है, एनीवे तो डीएनए का जो डायमीटर होता है ये पूरे डीएनए में ये फिक्स होता है और कांस्टेंट होता है। लाइक जैसे कि मैं अभी इसको अलग अलग रख रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये फिक्स होगा। डायमीटर लाइक जैसे कि मैंने इन दोनों का सपोज डायमीटर लिया, हमने 20 एंगस्ट्रॉम ले लिया इनका डायमीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने 20 एंगस्ट्रॉम लिया। तो जब मैं इसको रोटेट करता हूँ, इज इट ओके, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो भी जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंदर में इसके नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि इसका जो डायमीटर होता है ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है। तो इसका जो डायमीटर आप लिखते हो इट इज़ लाइक कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम का हो जाता है। ओके, नाउ जैसे कि हमने देखा कि इसमें जो पूरे 1 टन ऑफ स्पाइरल या पिच ऑफ हेलिक्स है 34 एंगस्ट्रॉम का है, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम का है और इसका जो डायमीटर है ये 20 एंगस्ट्रॉम का है। अब बात आती है कि मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप कहाँ पे है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जो छोटा स्मॉल दिख रहा है ये जो होता है माइनर ग्रुप, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है खांच, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट नेक्स्ट जो आएगा वो क्या होगा, मेजर ग्रूव, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये मेजर ग्रूव है, ठीक है, ये वाला पोर्शन मेजर ग्रूव है, ये माइनर ग्रूव है। तो ये अल्टरनेट आता है, जैसे एक माइनर ग्रूव, फिर मेजर ग्रूव, फिर माइनर, फिर मेजर। एक साइड से देखेंगे, अगर दूसरे साइड से अगर हम देखते हैं तो उस केस में भी आपको मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव ऐसा आएगा। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि यहाँ पे तो डायमीटर मेरे को 20 एंगस्ट्रॉम दिख रहा है लेकिन यहाँ पे तो मुझे सर कम लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। लाइक जैसे मैंने आपको इस वायर के थ्रू बताया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब लाइक जैसे मैं एक स्टेयर जैसा ले लेता हूँ, एक सीढ़ी जैसा इसको ले लेता हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ, तो एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा आपको कि इसके बीच में डिस्टेंस कम है या डायमीटर कम हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूरे लेंथ में डीएनए के डायमीटर फिक्स होता है 20 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। अब हम इस स्पाइरल डीएनए को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और थोड़े से स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो ये ब्लैक लाइन जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये 5 प्राइम डायरेक्शन है और ये 3 प्राइम ओरिएंटेशन, और इसके जस्ट अपोजिट में रेड कलर से ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, राइट। ओके, ये होगा आपका 3 प्राइम और ये क्या होगा 5 प्राइम है, ठीक है। डायरेक्शन फिक्स होता है। ये 3 प्राइम 5 प्राइम या 5 प्राइम 3 प्राइम आता कैसे है इसको भी हम देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि आप डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंसिडर करते हो, दैट मीन्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपली इसमें हम क्या करते हैं, एक एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होगा, इस साइड भी न्यूक्लियोटाइड अरेंज होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आप क्या करते हो, डीऑक्सीराइबोज शुगर, मैंने आपको बनाने का तरीका बताया हुआ था, ठीक है। ये मैंने डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाया, इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ, डीऑक्सीराइबोज शुगर का फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। आप कोई भी नाइट्रोजनस बेस एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, राइट। अब यहाँ पे जो इसका 3 प्राइम कार्बन है ये, और ये 5 प्राइम कार्बन है, ये फ्री है। अभी फिलहाल ये बना है आपका न्यूक्लियोसाइड जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है और आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ओके। हम एक दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड को हम बना रहे हैं, ये जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है हम एक स्ट्रैंड को बना रहे हैं। आप इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा स्ट्रैंड इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस, राइट। ओके, तो अब मैं देखता हूं कि यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग सभी में एक जैसी रहेगी, ठीक है। ये यहाँ पे 3 प्राइम कार्बन है, ये 3 प्राइम कार्बन है, ये 3 प्राइम कार्बन है, ठीक है। ये वाला 5 प्राइम पॉइंट रहेगा, 5 प्राइम 5 प्राइम, ओके। नाउ अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप कैसे ऐड होता है, तो फॉस्फेट जो होता है लाइक देखिए, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लिया, ठीक है, H3PO4। तो फॉस्फेट ग्रुप एक डीऑक्सीराइबोज शुगर के 5 प्राइम कार्बन से और दूसरे डीऑक्सीराइबोज शुगर के 3 प्राइम कार्बन से अटैच होता है। अगेन एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। इस केस में देखिए आप, ये आपका बन गया
एक सिंगल है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। अभी फिलहाल ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड है, मतलब इसमें 2 न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है, तो डाई न्यूक्लियोटाइड है। फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, राइट। तो ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है इसका डायरेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक डीऑक्सीराइबोज शुगर के 3 प्राइम एंड पे और दूसरे वाले के 5 प्राइम एंड पे अटैच है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो फॉस्फेट होता है इसके 3 प्राइम एंड पे और दूसरे वाले के 5 प्राइम एंड पे अटैच रहेगा, एंड सो ऑन, एक कंटिन्यूअसली एक आपका चैन बन जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप और हम अटैच कर देते हैं और ये आपका कार्बन होगा 5 प्राइम एंड। तो ये 5 प्राइम एंड इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक साइड पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप होता है और हम उसके उसी स्ट्रैंड के निचले साइड को देखते हैं, दूसरे साइड को देखते हैं, तो यहाँ पे आपका OH ग्रुप फ्री होगा, यस और नो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। लास्ट वीडियो में आप देखिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये है 3 प्राइम एंड, तो ये 5 प्राइम एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 प्राइम एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसके अपोजिट वाला स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है, अपोजिट वाला स्ट्रैंड बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा बनेगा, लेकिन उसमें उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन जो होगा जस्ट चेंज हो जाएगा, तभी आप इसको बोलते हो एंटी पैरेलल मैनर, ठीक है, एंटी पैरेलल मैनर में ये अरेंज होता है। अब ये बॉन्ड जो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जिसके बारे में हमने बात किया, सेकंड स्ट्रैंड मैं नहीं बना रहा हूं, आप उसको इमेजिन कर लीजिएगा, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, राइट। इसका जो डायरेक्शन होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बॉन्ड का जो डायरेक्शन होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन वन चैन, और दूसरे वाले स्ट्रैंड में इसका डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, लेकिन अपोजिट, ठीक है, जस्ट क्या होगा इसके अपोजिट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में शुगर का, पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट करता है एज आई टोल्ड यू, और नाइट्रोजनस बेस का अगर प्यूरिन है तो 9th नंबर का नाइट्रोजन, और अगर पिरामिडिन है तो 1st नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, इसमें जो फॉस्फेट होता है एक शुगर के 5 प्राइम एंड से तो दूसरे शुगर के 3 प्राइम एंड के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम एंटी पैरेलल मैनर में डिस्कस करते हैं या इस तरीके से इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों स्ट्रैंड के बीच में मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजनस बेस डीएनए में 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब ये नाइट्रोजनस बेस अपोजिट स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एडेनिन के अपोजिट में ऑलवेज क्या आता है, थाइमिन। गुआनिन के अपोजिट में ऑलवेज क्या आता है, साइटोसिन। साइटोसिन के फ्रंट पे क्या आता है आपका गुआनिन, और थाइमिन के फ्रंट में क्या आता है आपका एडेनिन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ओके, ये इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, स्टेयर लाइक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल मतलब ए के अपोजिट में ऑलवेज टी आएगा, जी के अपोजिट में ऑलवेज सी आएगा, एंड वाइस वर्सा, टी के अपोजिट में ए, सी के अपोजिट में जी। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल, और ये फॉलो करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डीएनए का एक स्ट्रैंड पता है, ठीक है, डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड पता है या उसमें बेस सीक्वेंस पता है, तो उसके अपोजिट में जो स्ट्रैंड होगा उसका बेस सीक्वेंस आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। रैंडम ऐसे बहुत पुराने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते थे, लाइक एक स्ट्रैंड पे हमने जैसे ए जी जी सी सी टी टी लिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैंड में गिवन है आपको कि नाइट्रोजनस बेस इस तरीके से दिया हुआ है, बेस सीक्वेंस दिया है। तो इसके दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, ए के अपोजिट में क्या होगा टी, जी के अपोजिट में क्या होगा सी, जी के अपोजिट में क्या होगा सी, सी के अपोजिट में क्या होगा जी, सी के अपोजिट में क्या होगा जी, टी के अपोजिट में क्या होगा ए,
और T के अपोजिट में क्या होगा A। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यार 2 और 3 ये सबको याद रहता है, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड अगर आपको पता है तो दूसरा स्ट्रैंड आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया है तो आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम दूसरा स्ट्रैंड बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐसे आते थे पहले, ठीक है। इस तरीके से DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसको यूटिलाइज करते हैं। जब हम एक स्ट्रैंड को रेडियो लेबल कर देते हैं तो उसके साथ वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ उसकी पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, ऑलवेज, राइट। अब देखिए जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब आप हाई टेम्परेचर पे रखते हैं DNA को, हाई टेम्परेचर पे, या जब DNA को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और DNA के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। बोथ स्ट्रैंड क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, DNA के दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट अलग हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ DNA, ठीक है। ऑन हीटिंग both on heating hydrogen bond breaks and hydrogen bond breaks and this is called denaturation of DNA and this is also called melting of DNA, ठीक है। डीनेचुरेशन और मेल्टिंग हाई टेम्परेचर पे या हीट पे होता है, ठीक है। इसके अपोजिट जब आप क्या करते हैं कि फिर से उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, ठीक है। जब आप इसको ठंडा करते हैं तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, रीफॉर्म हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाते हैं। जब आप इसको कूल करते हैं और ऑन कूलिंग हाइड्रोजन बॉन्ड रीफॉर्म्स, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनेलिंग, दिस इज कॉल्ड एनेलिंग और सिंपली रीनेचुरेशन, एनेलिंग और रीनेचुरेशन। अब एग्जाम में इस पॉइंट पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, DNA दिया रहेगा, 4 अलग अलग सीक्वेंस दिया रहेगा और उसमें से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट आपको रट के नहीं जाना है। आपको क्या करना है, किसी भी DNA में देखिए आप चारों जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से किसी भी DNA में आप GC कंटेंट काउंट करिएगा, ठीक है। उस पर देखिएगा GC कंटेंट, क्यों, क्योंकि A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें GC कंटेंट ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी या उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बस इतना ही देखना है आपको। चारों ऑप्शन में आप जल्दी से जल्दी काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। हाईएस्ट या लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाता है तो GC काउंट करना है आपको। अगर GC कंटेंट ज़्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। GC कंटेंट कम है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होगा, ठीक है। DNA स्ट्रक्चर में एक पॉइंट हम मिस कर रहे थे, दैट इज़ कि जो DNA का स्ट्रक्चर होता है, मैंने जो बताया कि जो DNA के स्ट्रैंड हम बनाते हैं, ठीक है, इसमें जो फॉस्फेट प्लस ये शुगर जो होता है ये DNA का बैकबोन बनाता है, बैकबोन, ठीक है, बैकबोन का फॉर्मेशन करता है। और इसके साथ जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जो होता है इस बैकबोन से राइट एंगल पे, ठीक है, राइट एंगल पे अटैच होता है। तो DNA के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट और शुगर बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं और नाइट्रोजनस बेस जो होता है इनसे राइट एंगल पे अटैच होता है। अभी हमने जैसे स्ट्रक्चर बनाया था उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल पॉइंट है। नाउ DNA में एक और अच्छा क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेटेड टू चारगाफ रूल्स, ठीक है। चारगाफ रूल्स, ओके। तो चारगाफ रूल ये 1950 में दिया था और दिस चारगाफ रूल इज एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA। एग्जाम में पूछा जाता है चारगाफ का रूल किसके लिए एप्लीकेबल होगा। इट इज नेवर एप्लीकेबल फॉर RNA, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA। तो ऐसा कुछ नई बात नहीं है। चारगाफ का जो चारगाफ के 4 नियम, 4 मतलब क्या होता है 4, ठीक है। तो चारगाफ के 4 नियम, इसमें नया कुछ भी नहीं है। देखिए अकॉर्डिंग टू मी DNA के लिए जो आप जानते हो जो सही है वो सही है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग हो या ना हो, बट जो सही है वो सही है। इसमें से बहुत सिंपल है, चारगाफ के मैंने बताया 4 रूल हमको देखना है। तो जो फर्स्ट रूल है दैट इज प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडीन, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन
इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पिरामिडीन। कैसे होगा? प्यूरिन क्या क्या होता है? A प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी। ठीक है, आप इसको आराम से देख सकते हो यार, सिंपल सी बात है। A के अपोजिट में क्या आ रहा है? T आ रहा है। G के अपोजिट में क्या आ रहा है? C आ रहा है। ठीक है, तो जितना A होगा उतना T होगा। सपोज मैं A को कंसिडर कर लेता हूँ कि A का नंबर है टोटल 10, तो T का भी नंबर कितना होगा? 10। और G का नंबर सपोज ले लेते हैं 20 है, तो C का भी नंबर कितना होगा? 20। तो इसको टोटल कर दीजिए, A प्लस G करिए, कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। T प्लस C करिए, कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। 30 इज इक्वल टू 30, सिंपल। ठीक है, तो फर्स्ट जो चारगाफ के 4 नियम में से जो पहला नियम है दैट इज प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडीन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, एग्जाम में इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। दूसरा जो इसका नियम है, सेकेंड नियम, A इज इक्वल टू टी एंड G इज इक्वल, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, G इज इक्वल टू, मैं इक्वल कह रहा हूँ, G इक्वल टू C, अभी जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, A इज इक्वल, एडेनिन इज इक्वल टू, मतलब जितना अमाउंट मोलर अमाउंट में, अब इसको लिख सकते हैं अपन मोलर अमाउंट। ठीक है, राइट, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। A इज इक्वल टू टी एंड G इज इक्वल टू C। अब यार कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल फॉलो कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि A के अपोजिट में ऑलवेज T आएगा या G के अपोजिट में ऑलवेज C आएगा, तो जितना A का नंबर होगा उतना T होगा, जितना G का नंबर होगा उतना C होगा। तो सेकेंड रूल, ये भी कुछ भी नया नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, दोनों का मोलर अमाउंट सेम होता है। थर्ड जो रूल है दैट इज फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोज सुगर इक्वल इन नंबर। ठीक है, दोनों का नंबर क्या होता है? इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, फॉस्फेट का और डीऑक्सीराइबोज सुगर का। जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उतने ही फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होगी। यार न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? डीऑक्सीराइबोज सुगर, यहाँ पे फिलहाल डीऑक्सीराइबोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो एटलीस्ट एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको एक फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, एक डीऑक्सीराइबोज सुगर चाहिए और एक नाइट्रोजनस बेस चाहिए। अगर आप टोटल नंबर उसका काउंट करते हो तो वो सेम आता है। ठीक है, एंड नाउ फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बेस रेशियो। बेस रेशियो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, A प्लस टी अपॉन G प्लस C। ये जो बेस रेशियो होता है दैट इज स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज, एनी स्पीसीज। ठीक है, स्पेसिफिक यू कैन से कांस्टेंट, सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, कांस्टेंट फॉर एनी स्पीसीज। दैट मीन्स दिस बेस रेशियो can be used for to identify the species, type of species, specific for species. For example, in case of ह्यूमन के केस में इसकी जो वैल्यू आती है अराउंड 1.55 आती है। यूकैरियोटिक में ये क्या होता है? बेस रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, और प्रोकैरियोट सेल में या प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? लेस देन 1 होता है जनरली। तो ये जो बेस रेशियो है A प्लस टी अपॉन G प्लस C स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज होता है। ठीक है, किसी भी स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक, और ये कभी भी उस स्पीसीज के हर सेल में पूरे लाइफ टाइम तक, मतलब ये एज के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, पूरे लाइफ टाइम तक सेम ही रहेगा। तो ये चारगाफ भाई साहब ने नियम दिए थे, चारगाफ के 4 रूल। ठीक है, फर्स्ट प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडीन, सेकेंड मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा बताने की जरूरत है, दैट इज वेरी सिंपल। तो नया इसमें कुछ भी नहीं है। तो डीएनए के रिस्पेक्ट में जो सही है वो सही है। अब चारगाफ भाई साहब बोलें या ना बोलें, ठीक है, राइट। तो अब डीएनए के बारे में आपने सुना होगा, लीनियर डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए। तो डीएनए इज ऑफ 2 टाइप, linear DNA and circular DNA। As I told you कि आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखेंगे और हैंड राइटिंग नहीं देखेंगे, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये जो लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए होता क्या है और इसका अकरेंस कैसा है? तो देखिए, जैसे सिंपली मैंने आपको बताया था कि ये हमारा डीएनए है और ये वायर पूरी साइज तो इक्वल नहीं है, बट यू कैन कंसिडर देयर इज अ मॉस्किटो एनीवे। तो राइट, ओके, सी, तो ये जैसे डीएनए है, अगर इसके दोनों एंड, ठीक है, जैसे ये जो दोनों एंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये वाले पार्ट को जो अभी सिंगल स्टैंडर्ड दिख रहा है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। इसको आप, ये है ही नहीं एक्चुअल में, ये है ही नहीं, राइट ना, ये नहीं है, ठीक है। तो हाँ, इसके जो दोनों एंड हैं, अगर ये आपस में ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हों, ठीक है, ये दोनों एंड कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हों,
ठीक है। तो इन दिस केस दिस इज कॉल्ड सर्कुलर डीएनए। अब जरूरी नहीं है कि ये जो डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ये ऐसे सर्कल के फॉर्म में ही हो, ठीक है। ये इस तरीके से अरेंज हो सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज हो सकता है, ये इस तरीके से अरेंज हो सकता है, लाइक, लेकिन इसके दोनों एंड कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो ये सर्कुलर डीएनए है। और अगर दोनों एंड फ्री रहेंगे, इसके दोनों एंड क्या रहेंगे, कंप्लीटली फ्री रहेंगे, जैसे ये फ्री हैं, ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं लीनियर डीएनए, ठीक है। अब इनका अकरेंस हम लोग देख लेते हैं, राइट। अकरेंस जो होता है, जो लीनियर डीएनए होता है यूकैरियोट के क्रोमेटिन में जो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन में जो प्रेजेंट होता है, ये लीनियर डीएनए होता है। अब सर्कुलर डीएनए आपको यूकैरियोट में भी मिलता है, प्रोकैरियोट में भी मिलता है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में जो सर्कुलर डीएनए होता है, इनका जो न्यूक्लियोइड या जिनोफोर होता है, न्यूक्लियोइड या जिनोफोर होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। साथ ही साथ में इसमें जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है, प्लाज्मिड में भी सर्कुलर डीएनए होता है। अब यूकैरियोट में कहाँ पे होता है, यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है आपका प्लास्टिड में, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यूकैरियोट में सर्कुलर डीएनए आपको दो जगह पे मिलता है, प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोट में आपको सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोट में पूरा जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि लीनियर डीएनए जो है यूकैरियोट में क्रोमेटिन में आपको मिलता है, ठीक है। तो अभी जो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस किया वो डीएनए का बी फॉर्म था, दैट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, जो बी फॉर्म डीएनए हमने डिस्कस किया था, इसकी जो कॉइलिंग थी ये आपकी क्लॉकवाइज थी, ठीक है, क्लॉकवाइज कॉइलिंग थी या राइट हैंडेड, ठीक है। इसका जो रोटेशन था ये क्लॉकवाइज था, ठीक है, क्लॉकवाइज ये कॉइलिंग थी, या फिर इसको राइट हैंडेड हम बोलते हैं, ठीक है। एक और इसके अलावा डीएनए होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जेड डीएनए, ठीक है, जेड डीएनए। इसको डिस्कवर किया था एंड्रयू वांग एंड अलेक्जेंडर रिच ने 1979 में, ठीक है, एंड्रयू वांग एंड अलेक्जेंडर रिच ने। तो ये जेड जो आया हुआ है दैट इज फ्रॉम जिगजैग, जिगजैग, इसका जो बैकबोन होता है ना, ये जिगजैग बैकबोन होता है, ठीक है, इसको जेड डीएनए बोलते हैं। और जैसे कि जो बी डीएनए था हमारा, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म था, इसकी जो कॉइलिंग थी ये क्लॉकवाइज या राइट हैंडेड थी, बट जो जेड डीएनए होता है ये उल्टा चलता है, इसकी कॉइलिंग जो होती है लेफ्ट हैंडेड, या फिर आप इसको बोल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो डिफरेंस, इसमें वन टर्न में कितने बेस पेयर थे, 10 बेस पेयर थे, इज इट ओके। बी डीएनए सिंगल टर्न या पिच ऑफ हेलिक्स में 10 बेस पेयर थे, यहां पे क्या होते हैं 12 बेस पेयर पर टर्न, ठीक है, ये डिफरेंस है। यहां पे 12 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, स्ट्रक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहां पे 10 बेस पेयर होते हैं। इसका जो डायमीटर था, ठीक है, ये था हमारा 20 एंगस्ट्रॉम का, जबकि इसका जो डायमीटर होता है ये 18 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू जेड डीएनए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 12 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, 18 एंगस्ट्रॉम का इसका डायमीटर होता है, ठीक है, ये जो होता है डायामीटर, ये होता है इसका 18 एंगस्ट्रॉम। तो अब हम डीएनए के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सिंपली ऑल ऑफ यू नो दैट डीएनए मेनली फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मेन फंक्शन होता है मतलब कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। और इसके अलावा डीएनए का जो फंक्शन है दैट इज़ की रेप्लिकेशन, ठीक है, एक ये होता है। तो दिस इज ऑटोकैटालिटिक फंक्शन, ऑटोकैटालाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, आप जानते हैं इसको, और इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। अनदर फंक्शन इज ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। इसमें डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन। देखिए इसमें डिफरेंट, इसमें क्या है, रेप्लिकेशन में सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बन रहा है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए का। तो इसको हम बोलते हैं इट इज डीएनए का हेटेरोकैटालाइटिक फंक्शन,
ठीक है, हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमने वर्टिकल बनाया हुआ है डीएनए को, तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होता है, लेट्स सी, मैंने ये एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाया और इसके अपोजिट में मैं एक दूसरा स्ट्रैंड बना लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन हम इसमें लिख लेते हैं, एंटी पैरेलल ही होगा। तो दिस इज़ सपोज 3 प्राइम, तो ये क्या होना चाहिए 5 प्राइम डायरेक्शन, और यहाँ पे 5 प्राइम डायरेक्शन होगा, तो ये क्या होगा आपका 3 प्राइम डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये दोनों स्ट्रैंड में, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे वाला, दिस इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये यहाँ पे इसको लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। इसी को बोलते हैं बेटा सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड प्लस स्ट्रैंड, प्लस का साइन देते हैं ऐसा, प्लस स्ट्रैंड, राइट। एक और नाम है इसका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इन सब के पीछे लॉजिक है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो इसके अपोजिट जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, दिस इज कॉल्ड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। आपको बता दें एक्चुअल में कोडिंग इसी की होती है, फिर भी इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, या फिर हम इसको, जैसे हमने इसको कहा है सेंस स्ट्रैंड, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन सेंस नहीं बोलना है। ठीक है, एंटी सेंस, एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब ये प्लस स्ट्रैंड है तो ये क्या हो जाएगा माइनस स्ट्रैंड। दोनों में से कोई एक आप याद रखिएगा, दूसरा जस्ट उसके अपोजिट होता है। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये ऊपर वाला जो है दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट बिकॉज इट फंक्शन एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आरएनए, सो इट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये अलग अलग नाम है, माइनस का साइन आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे देखते हैं, राइट। तो दीज आर टू important function, replication and transcription. Both replication and transcription occur inside the nucleus of eukaryotic cell. ठीक है, now कुछ डेटा मैं आपको बता दूं। जनरली आप जानते हैं कि जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट बैक्टीरियोफेज 5x174, बैक्टीरियोफेज 5x174, इसमें जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज 5x174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एंड ओके, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्योंकि डीएनए इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड है। 5386 न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड आपको लिखना होता है। ठीक है, एंड बैक्टीरियोफेज होता क्या है, बैक्टीरियोफेज दे आर वायरसेस, viruses actually attacking on bacteria, viruses attacking on bacteria, they are called bacteriophage। एक दूसरा बैक्टीरियोफेज होता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा। ठीक है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इज इट ओके, बैक्टीरियोफेज में फिर से आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज दे आर वायरसेस अटैकिंग ऑन बैक्टीरिया। इसमें अराउंड 48,502 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, 48,502 बेस पेयर। अब यहाँ पे मैंने बताया डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है, इसलिए इसमें हमको बेस पेयर लेना होता है। ठीक है, थर्ड इज बैक्टीरिया। ये डेटा है, आपको याद रखना है, इस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, राइट। बैक्टीरिया इस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, इसमें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं टोटल, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। ठीक है, टोटल। नाउ अब ह्यूमन में अगर हम बात करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन अगर हैप्लॉइड कंटेंट बोलते हैं इसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, क्योंकि डीएनए आप जानते हो ह्यूमन में डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर आर 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अगर हम डिप्लॉइड, ये तो मैंने हैप्लॉइड कंटेंट बोला, अगर हम डिप्लॉइड कंटेंट ले लेते हैं तो जस्ट डबल हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अब इस डेटा के बेसिस पे आप टोटल लेंथ ऑफ डीएनए निकाल सकते हैं कि किसी भी सेल के न्यूक्लियस में टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा। ठीक है, तो जैसा आप जानते हो कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब 3.4 एंगस्ट्रॉम को मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ नैनोमीटर में, तो ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। एंड यू नो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴
-9 मीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ हमको निकालना होता है, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस और इनसाइड यूकैरियोटिक ह्यूमन, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस आप ले लीजिए 0.34 इंटू 10⁹, तो ठीक है 10⁻⁹ होगा, नैनोमीटर है तो ओके ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 10⁹ और 10⁻⁹, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसका आंसर आता है 2.2, आप रेड भी सकते हैं 2.2 मीटर। अब यार आप बताइए न्यूक्लियस की जो साइज होती है, ठीक है, माइक्रोमीटर में होती है, अराउंड न्यूक्लियस की साइज बात करें 25 माइक्रोमीटर के साइज का होता है, माइक्रोमीटर के साइज का, नेकेड आई से आप देख भी नहीं सकते। डीएनए का लेंथ कितना आ रहा है 2.2 मीटर। तो ये जो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट कैसे होता है, दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। 2.2 मीटर लंबा डीएनए अराउंड 25 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट कैसे होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है, और इसके अकॉर्डिंग आप कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, इस चैप्टर में, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं इन विट्रो सिंथेसिस। इन विट्रो सिंथेसिस का मतलब होता है लैब में, और आर्टिफिशियल सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ, रट्टा मार क्वेश्चन है, किसने किया था, कॉर्नबर्ग, ये साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने किया था 1959 में आई थिंक। तो इन विट्रो सिंथेसिस और यू कैन से आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए वाज कैरिड आउट बाय कॉर्नबर्ग इन विट्रो लैब में, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ये किया हुआ था, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो इतने सारा थ्योरी पढ़ने का मतलब तभी होता है जब आपसे इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर डीएनए से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं या तो आपको याद रखने होते हैं, या फिर जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, चारगाफ रूल पे बेस्ड होते हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन 68 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए 30% एडेनिन प्रेजेंट, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है 68 नैनोमीटर और उसमें से 30% जो है एडेनिन प्रेजेंट है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो डीएनए के सेगमेंट में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, in a DNA segment having 6 coil, 22 nitrogen base pair linked by 2 hydrogen bond, ठीक है, how many cytosine base occur in this segment, आपको बताना है कि इस सेगमेंट में, ठीक है, टोटल कितने साइटोसिन बेस प्रेजेंट है। थर्ड क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ डीएनए इन इस्चेरिशिया कोलाई इज 1.36 मिलीमीटर, 1.36 मिलीमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई, ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ बेस पेयर बताना है, राइट। एंड फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेट द बेस रेशियो फॉर डीएनए सैंपल इफ साइटोसिन 22% फाउंड इन इट, ठीक है, एक डीएनए सैंपल दिया हुआ है आपको, इसमें साइटोसिन 22% है, तो उसमें आपको बेस रेशियो निकालना है, ठीक है, चारगाफ रूल से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन ए डीएनए if out of 200 nitrogenous base, total 200 nitrogenous base, cytosine is 46, इसमें cytosine 46 है, तो बाकी आप फाइंड आउट करो और उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करो। आई होप सो, ठीक है, ये आपसे बन जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपके बायोलॉजी में कोई भी डाउट है, किसी भी चैप्टर में आपको बायोलॉजी में डाउट है, तो आप ये डाउट व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। दिस इज़ माय नंबर, अरे ये तो 6 डिजिट है, 7509306807। इस नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप करिएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको डाउट है क्वेश्चन में, भले ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आप दिल्ली में पढ़ते हो, आप कोटा में पढ़ते हो, या आप भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ में कहीं भी आप पढ़ते हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका, या कोई अन्य क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई क्वेरीज है, तो अगर आप वो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर मनीष जायसवाल, ठीक है। आप इस नंबर पे अपनी क्वेरीज, क्वेश्चन, डाउट आप भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, या टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आरएनए और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।